भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर और नियंत्रण रेखा पर गतिविधियां काफी तेज हैं, लेकिन उससे ज्यादा नई दिल्ली और इस्लामाबाद में काफी ज्यादा हलचल देखी जा रही है। आज जिस तरीके से दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जाकर मुलाकात की, जिस तरह आर्मी के टॉप ऑफिसर से पिछले 2 दिन से रक्षा मंत्री की सघन बैठकें चल रही थी और जिस तरीके से आर्मी चीफ ने 3 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर का दौरा किया, वो पहलगाम भी गए जहां पर ये टेरर अटैक हुआ था। इन सभी हलचलों से पाकिस्तान की बेचैनी बहुत बड़ी हुई है। पाकिस्तान समझना चाह रहा है कि भारत आखिरकार क्या करने वाला है, कैसे रिटेलिएट करेगा, कैसे बदला लेगा। उसी बेचैनी में पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों को अब बचाने में जी जान से जुट गया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। यकीनन देश का खून खौल रहा है। एक तरफ पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर देश का खून खौल रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार के स्तर पर ऐसी तैयारी चल रही है कि पाकिस्तान का खून ठंडा पड़ जाएगा। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 40 मिनट की मुलाकात बेहद अहम रही। वो मुलाकात इसलिए अहम रही कि उस बैठक में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद थे। वो मुलाकात इसलिए भी अहम रही कि उससे पहले लगातार 2 दिनों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात कर चुके हैं। वो मुलाकात इसलिए भी अहम रही कि पाकिस्तान की गीदड़ भभकी के बीच भारत के सामने अब उसे मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। और इसकी तरफ इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को बिहार की रैली में ही कर दिया था। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के अगले ही दिन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू और कश्मीर का दौरा किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सेना प्रमुखों और सीडीएस के साथ सक्रिय रहे और प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात ने किसी बड़े हलचल का संकेत दिया है। इसका असर नियंत्रण रेखा के उस पार दिखने लगा है। एनडीटीवी को सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर मिली है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान सरकार ने अपनी हरकतें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद 7 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड खाली करा दिए हैं। यहाँ रहने वाले आतंकियों को पाक आर्मी की शरण में रहने का आदेश दिया गया है। ये आतंकी लॉन्च पैड लीपा, जुरा, दूधीनियाल, केल, शारदी, सरदारी और कोटली में है। इन लॉन्च पैड में लश्कर तैयबा के पाकिस्तान में मौजूद 3 महत्वपूर्ण कैंप से ट्रेनिंग लेकर आतंकी यहां पर तैनात किए जाते हैं। ये आतंकी इन लॉन्च पैड पर खाने पीने और हथियार के साथ रहते हैं और फिर मौका लगते ही भारत की सीमा में घुसकर आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना को डर है कि भारत कहीं बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। एनडीटीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस तरह बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक कांड के बाद पाकिस्तानी सेना में जवानों ने नौकरी छोड़नी शुरू कर दी है, उससे भी पाकिस्तानी सेना और आईएसआई बौखलाई हुई है। अब हिंदुस्तान के आक्रामक रुख के बाद उसे चीन से ही उम्मीदें हैं कि वो मदद करेगा। लेकिन क्या 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के मुद्दे पर ठंडा रुख रखने वाला चीन अब की बार कुछ बोलेगा या करेगा? देखिएगा, चीन की अपनी जगह है। ज़रूर मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीन जो समुंदर में है पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान समुंदर में कमज़ोर है और
यही एक कारण है कि चीन भी साउथ चाइना सी से लेकर के हम कहेंगे कि पूरा ही पर्शियन गल्फ तक जिस प्रकार से चीन के शिप सबमरीन घूमते रहते हैं, ज़रूर चीन पाकिस्तान का समर्थन करेगा। ये चीन पाकिस्तान के साथ ही खड़ा दिखेगा और हम लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चीन भी जिस प्रकार से विस्तारवाद में लगा रहता है और पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकवाद करता रहता है, तो ये दोनों देशों के जो उनकी जो मानसिकता है वो भारत के बरखिलाफ है। एक तरफ पाकिस्तान बदहवास है तो दूसरी तरफ भारत पूरी तरह तैयार है। आप भारत के 9 बड़े कदमों से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी के दिन कैसे शुरू हो सकते हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार रक्षा और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक। नंबर 2, NIA का एक्शन में आना और जांच का तेज होना। नंबर 3, सीज फायर तोड़ने पर पाकिस्तान को मुकम्मल जवाब की नियंत्रण रेखा पर पूरी तैयारी। नंबर 4, अब तक 10 आतंकवादियों का घर मिट्टी में मिला देना। नंबर 5, पाकिस्तान के कई YouTube चैनलों को भारत में बंद करके पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक करना, जिनमें जियो न्यूज, एरी न्यूज, डॉन न्यूज, बोल न्यूज, सुनो न्यूज, GNN, समा टीवी और समा स्पोर्ट शामिल है। नंबर 6, पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का सीधा निर्देश। नंबर 7, भारत की मिसाइलों की ड्रिल और उनको तैयार रखना। नंबर 8, रफाल 2.0 पर मुहर लगाना। और नंबर 9, सिंधु जल समझौते को रोक देना। भारत के ऐसे आक्रामक कदम से एक तरफ पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है, वहीं उसको सबसे बड़ी चिंता कश्मीर के लोगों की उसके खिलाफ उठने वाली प्रतिक्रिया से बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में आज पाकिस्तान के नाम से लोगों को घिन आने लगी है। 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की। पहलगाम के आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू और कश्मीर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पास किया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला काफी मर्माहत थे। वहीं AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना आतंकी संगठन ISIS से की और कहा कि पाकिस्तान ISIS की विचारधारा पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि निर्दोष लोगों को पाकिस्तान मारेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। ISI हो या ISIS हो, ISIS खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहें। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की और उनका वहाँ कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। भारत की इस एकजुटता से ही पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये संकट की घड़ी बन गया है। इसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से बात की तो नवाज ने शहबाज को नसीहत दी कि युद्ध नहीं, वो सब्र से काम ले। वैसे भी पाकिस्तान के पास अब हर मोर्चे पर सब्र के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। नियंत्रण रेखा पर मुकेश सिंह सेंगर के साथ NDTV इंडिया की रिपोर्ट।